हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने सोचा कि मेरी जो प्लेलिस्ट है लॉ एंड लॉयर्स, उसमें मैंने मुझे कि गाइड करना चाहिए जूनियर लॉयर्स को। और मोस्टली क्योंकि जूनियर लॉयर्स जो हैं, जैसे वो सिविल जज के पेपर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको काफ़ी गाइडेंस चाहिए होती है, रेलिवेंट गाइडेंस, लाइक कि कौन से लॉज इंपॉर्टेंट हैं और उस लॉ के अंदर कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं आज आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में आज मैं आपको मुस्लिम फैमिली लॉज के बारे में बताऊंगी कि जो सिविल जज के कोर्स में इंक्लूड होते हैं मुस्लिम फैमिली लॉज, वो कौन से होते हैं और उन लॉज के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। ये इनको समझना और पढ़ना तो बहुत ईजी है, ऑब्वियसली आप लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन ये कि आपको ये एक नॉलेज हमें चाहिए होती है जब हम सिविल जज के लिए अप्लाई करते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने सोचा कि अपने चैनल को ऐसे नॉलेजेबल चैनल बनाना चाहिए। साथ में जैसे कि मैं एक बिजनेस, मेरे इसमें रेसिपीज़ भी होती हैं फॉर फीमेल्स, और स्टॉक एक्सचेंज पे भी मैं काम कर रही हूँ एज ए ट्रेडर, एज ए ट्रेडिंग भी मैं करती हूँ। तो एज ए ट्रेडर फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ मैं। और इसके साथ साथ एज बीइंग अ लॉयर, मुझे अपने लॉ फील्ड के हिसाब से अपने जूनियर जितने भी अपकमिंग जूनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत गाइडेंस देनी चाहिए अपने चैनल्स के थ्रू, क्योंकि ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होता है आपका। इम्पॉर्टेंट जब आप स्पेशली जब स्टार्ट करते हैं इस फील्ड को, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और काफ़ी आपके जो सारे सेक्शंस हैं वो आपके दिमाग में जैसे मिक्सअप हो रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती, और काफ़ी कुछ आपको समझना पड़ता है। पूरी प्रैक्टिस करते हैं फिर जाके आपको समझ आती है। लेकिन ये कि मैं क्योंकि सारी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मुझे सारा आइडिया है, और मैं उस टाइम पीरियड से भी गुजरी हूँ कि जब मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक लॉ पढ़ती थी, दूसरा ये भी लॉ है, ये भी लॉ, और भूल जाता था। तो एक स्पेसिफिकली जो एक आपको कोई अच्छे से आपको मिल जाए ना, सीनियर जो आपको अच्छे से समझाए, या एक टीचर आपको मिल जाए, लॉ अकेडमी कोई अच्छी हो जो आपको बताए कि एज ए क्या इंपॉर्टेंस कौन से लॉज हैं और रेलिवेंट कौन से, एक टॉपिक से रिलेटेड रेलिवेंट कौन से लॉज है, ये समझना लॉ फील्ड में काफ़ी ज़रा मुश्किल आता है स्टार्टिंग में। कि एक अगर कोई स्पेसिफिक केस है, जैसे फैमिली लॉ है, तो उसके अंदर कौन कौन से फैमिली लॉज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इनिशियल बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक एक जूनियर लॉयर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। और उनको, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में भी सीखने, इस तरह समझने का प्रैक्टिस तो हमारी चल रही होती है, लेकिन जो इस चीज़ को समझना होता है, जो आपको सारी ज़िंदगी समझते हैं आप, वो आपको चीज़ सारी ज़िंदगी याद रहती है। वो हमें समझने का टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं तो ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ऑब्वियसली अपने जूनियर्स को, जैसे जिस टाइम पीरियड से मैं गुजरी हूँ कि मुझे कोई समझाया नहीं, मैंने खुद लॉज पढ़े, एक्ट्स पढ़े, बुक्स पढ़े, उन पर उनकी बुलेट्स बना के सेक्शंस की, हर एक स्पेसिफिक लॉ की सेक्शंस पढ़े, और फिर उसके बाद जाके मुझे इसकी समझ आनी शुरू हुई। फिर दिखने में तो ये जो हम पेपर देते हैं, स्पेशली जो LLB के पेपर्स होते हैं, वो भी आई थिंक कि हम लोग बस एक स्टडी समझ के, जैसे हम लोग BA किए, पेपर्स किए, वो किए, तो हम उसी तरीके से समझ रहे होते हैं। जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, रॉबरी, डकैती और ये वो, हर रेलिवेंट फील्ड से जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम बस एक उसको ना एक स्कूल या कॉलेज के कोर्स की तरह पढ़ के पेपर दे देते हैं और हम लोग पास हो जाते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकल फील्ड में किस तरह आपने इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह आपने समझना है लॉ को, वो समझना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा टेक्निकली डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इसको लॉ को हमें लगता है कि इजी है बुक्स पढ़ के इस तरह, लेकिन ये ईजी नहीं है, इसको आपको समझना पड़ता है। तो अभी मैंने सोचा सबसे पहले जो बेसिक, सबसे एक तो इजी रहे, जो सबसे इजी है समझने में, और मोस्टली स्पेशली जो लेडी फीमेल्स लॉयर्स हैं, वो ज़्यादातर प्रैक्टिस भी मुस्लिम फैमिली लॉ में करती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादातर, क्योंकि लोग जो जूनियर आते हैं उनको सबसे पहले जो हमारा, क्योंकि जो क्राइटेरिया ज़रा सख्त नहीं है, ज़रा फ्लेक्सिबल है, वो मुस्लिम फैमिली लॉज और मुस्लिम फैमिली केसेस में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसके बारे में ही टॉपिक बनाया जाए, उसके बारे में ही एक वीडियो बनाई जाए जिसमें एग्जैक्ट बताया जाए, एंड स्पेशली जो सिविल जज के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पता हो कि मुस्लिम फैमिली लॉज में कौन से आते हैं लॉज इम्पॉर्टेंट, और इन लॉज के अंदर कौन से उनके सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो फुल आप अगर देखेंगे तो आपको समझ भी आएगी, और आप इसको नोट डाउन भी, अगर आप पेंसिल कॉपी पकड़ लेते हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये एक बड़ा शॉर्ट सा और बड़ा रेलिवेंट आपको एक तरह से नोट बन जाएगा आपका एक नोट। जैसे कि हम लोग नोट्स बनाते हैं, आपका ये एक नोट्स भी बन सकता है। तो ये पहले आप इम्पॉर्टेंट लॉज जो आते हैं जो मुस्लिम फैमिली लॉज में, वो हैं एक 5 लॉज, जिसमें फ़र्स्ट आता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 प्लस मुस्लिम फैमिली लॉज के रूल्स, ठीक है, 1961 के रूल्स। फिर उसके बाद सेकंड आता है फैमिली कोड एक्ट 1964 और 1965 फैमिली कोड एक्ट के रूल्स, ठीक है। फैमिली कोड एक्ट नहीं, फैमिली कोड रूल्स। अब आप इस चीज़ को समझने में बहुत डिफरेंस है कि ऑर्डिनेंस, एक्ट और रूल्स क्या हैं, क्योंकि मैंने भी ये बहुत बुक्स पढ़ी, सारा लॉ पढ़ा, सब चीज़ें पढ़ी, तो मुझे इनका डिफरेंस पता लगा। ऑर्डिनेंस वो होता है कि जैसे हमारी नेशनल असेंबली या सेनेट में जब एक नया लॉ, कोई भी वक्त के हिसाब से कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि तेज़ाब लड़कियों पे फेंकने के बहुत ज़्यादा केसेस होने लग गए, तो उस पर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था, उसको कानून को स्पेसिफिकली बनाया गया, एक नया लॉ इजाद किया गया एक तरह से। उसका अप्रूवल लेने के लिए सेनेट में, और जैसे वो सारा प्रोसीजर है हमारा, सेनेट में जाता है वो लॉ, वहाँ से अप्रूवल होता है, या फिर नेशनल असेंबली में, फिर वहाँ से अप्रूवल के बाद वो एक मतलब वर्किंग में आता है, उसके बाद वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन उस लॉ को एज ए प्रैक्टिस आप समझ लें कि एज ए उसको फर्स्ट जैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के तौर पे, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना इंटर्नशिप, और उसके बाद आपकी जॉब पक्की होती है, उसी तरह पहले जो लॉ बनता है जो अप्रूवल के बाद, उसको सबसे पहले ऑर्डिनेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। जब वो ऑर्डिनेंस करके वो लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि ये लॉ वाकई ही ये जो बनाया है न्यू, किसी स्पेसिफिक रीज़न या स्पेसिफिक किसी केस या इंसिडेंट के ऊपर ये इसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव है, और ये लॉ इम्प्लीमेंट रहना चाहिए। क्योंकि ऑर्डिनेंस की उम्र, मतलब समझ लें उम्र ये इस तरह वो उतनी होती है जब तक कि वो इशू चल रहा होता है, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो उसका एक लॉन्ग टर्म आपको नज़र आ रहा है कि एक लॉ अब होना ही चाहिए और इसको परमानेंट करना चाहिए, तो उसी ऑर्डिनेंस को मतलब इसकी एक लिमिट होती है 2 या 3 साल। उसके बाद अगर ये दोबारा से इस पर अप्रूवल आता है कि ये लॉ बन जाना चाहिए, अब ये ऑर्डिनेंस नहीं रहना चाहिए, इसको अब एक फ़िक्स परमानेंट लॉ बना देना चाहिए, तब वो जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। ये फ़र्क है ऑर्डिनेंस में और एक्ट में, कि पहले ऑर्डिनेंस बनता है जब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, जब वो वाकई ही रेलेवेंट होता है और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं और उससे केसेस आए जा रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे, तो उस लॉ की क्योंकि हमेशा के लिए ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एक एक्ट बन जाता है। और एक्ट जो है वो फिर आपको पता लाइफ टाइम एक तरह से होता है। उसके साथ उसको, उन एक्ट्स को या उन ऑर्डिनेंस को आपने वो तो लिख दिया कि ये केस है, इसकी ये पनिशमेंट है, ये सज़ा है, लेकिन उसको आपने करना कैसे है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उस पर प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे फाइल करनी है, कहाँ पे कितने क्या चीज़ चाहिए, कौन सा फॉर्म लगेगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रूल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। ये जो मेन डिफरेंस है ऑर्डिनेंस, एक्ट और रूल्स का, ये समझना जूनियर लॉयर्स के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर उनके सीनियर्स अच्छे हैं या उनकी टीचर्स अच्छे हैं जिनसे वो LLB करके आए हैं, तो ऑब्वियसली फिर तो उन्हें सब पहले से आइडिया होता है। लेकिन मोस्टली जैसे जब मैंने किया था 2012 में LLB, तो तब इतना ज़्यादा कुछ नहीं था इस पर स्कोप के इतना सही से समझाया जाए या बताया जाए, ये सब कुछ मैंने खुद ही लॉ पढ़ के तो फिर मुझे आइडिया हुआ और मैंने इसको समझा, ठीक है जी। अब आते हैं इसके बाद हमारा थर्ड लॉ जो इसमें आता है मुस्लिम फैमिली लॉज में, वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। ये मोस्टली डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट जो है वो मोस्टली खुला केसेस में लगता है, जिस पे लड़की चाहती है डिवोर्स लेना, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, और फिफ्थ पे आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये 5 इम्पॉर्टेंट लॉ हैं जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज में आते हैं। जब भी मुस्लिम फैमिली लॉज का नाम लिया जाएगा तो आप समझ लें कि उसके अंदर ये 5 लॉज हैं, ठीक है। अब हर लॉ के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन है, जैसे कि पहला है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, उसके अंदर तकरीबन है
10 सेक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेक्शंस आ रहे हैं वो हैं आपके 1 2 3 4। फर्स्ट ऑब्वियसली होता है कि वो जो लॉ है वो ईजाद कैसे हुआ, एक तरह से आप ये समझ लें उसी के बारे में होता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, वो यही होता है कि इसका टाइटल क्या है लॉ का, ये कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होनी है और ये किस दिन वजूद में आया, किस दिन से इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद ये 1 2 जो होते हैं, 2 में ज़्यादातर डेफिनेशन होती हैं उस लॉ से रिलेटेड, जैसे कि अगर है जैसे लॉन से रिलेटेड केस है तो लॉनर एंड लोनी, इस तरह प्लेज एंड प्लेजी, इस तरह वो सारी डेफिनेशंस जो है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में आते हैं। वो डेफिनेशंस मोस्टली सेक्शन नंबर 2 में होती हैं। हर किसी लॉ की जो स्पेसिफिक उसकी लैंग्वेज है, उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में आपको मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ही सेक्शन 1 में जो है मोस्टली टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड होती है, और सेक्शन 2 में हमेशा सारी डेफिनेशंस होती हैं कि कौन सा कोर्ट है इसका स्पेसिफिकली, और इसमें जो पार्टीज़ हैं उनको क्या नेम से आप बुला सकते हैं, उनका टाइटल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 3 से उसका आगे से स्टार्ट होता है। इसमें अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो इम्पोर्टेंट एक तरह से हैं सेक्शंस, वो मैं आपको बता दूं कि आप इसको क्वेश्चंस में भी बना सकते हैं। लाइक 1 2 तो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब उसकी वो 1 2 जो सेक्शन है वो हमेशा एज ए डेफिनेशन के तौर पे आता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें वो एक पार्ट वो होगा, और मेन जो टॉपिक पे क्वेश्चन होगा वो साथ में अलग से होगा। तो 1 2 को आप हर किसी में याद कर सकते हैं और हर किसी में लिख भी सकते हैं। इसके साथ पहला क्वेश्चन में आप बना सकते हैं, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 7 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह ही इसके आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख कर सकते हैं कि विच मैटर्स फैमिली कोड हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। फैमिली कोड को कौन से स्पेसिफिक केसेस करने की जुरिस्डिक्शन उसको है। इसमें इसका आंसर है सेक्शन नंबर 5, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सब सेक्शन 1 से 3 तक है इसमें। सेक्शन 5 इसमें आप लगा सकते हैं, और साथ में आप इसका जो स्केजुअल एंड पे आता है उसका पार्ट 1 इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो रेलिवेंट लॉज आपने लिखने हैं वो हैं फैमिली कोड एक्ट 1964 सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 3। सब सेक्शन क्या होता है? सेक्शन होता है कि जो एक स्टार्ट हो गया लॉ और उस पर सेक्शन 1 आया, सेक्शन 2 आया, सेक्शन 3 आया। सब सेक्शन होता है कि जैसे फर्स्ट सेक्शन 1 है टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, तो सेक्शन 1 के अंदर आगे से सेक्शन बने होंगे, सब सेक्शन उनको हम बोलेंगे। वो आ गया सेक्शन, सब सेक्शन 1 एक्सटेंड के बारे में, टाइटल के बारे में, सब सेक्शन 2 एक्सटेंड के बारे में, और सब सेक्शन 3 कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है, ये डिफरेंस है सेक्शन में और सब सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच मैटर्स फैमिली कोड हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। इस पे जो रेलिवेंट लॉज हैं वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फैमिली कोड एक्ट 1964 सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 3 वॉल्यूम 1 to 4 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, आर्टिकल 4 10A 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। जो हमारा आर्टिकल है वो तो एक बेसिक आपको राइट्स बताता है इसमें, और ऑब्वियसली वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और आपको आइडिया हो जाता है। जैसे कि आर्टिकल 4 है, आपको मैं इसको बता भी देती हूँ डेफिनेशन, उस मतलब आर्टिकल 4 है क्या, वो है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्सेट्रा। मींस ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही उसको डील किया जाना है। आर्टिकल जो 10A है वो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process। यानी कि जो भी पर्सन अगर कल्प्रिट है या गिल्टी है किसी भी ऑफेंस में, तो उसका ये सिविल राइट है कि उसको क्रिमिनल चार्ज जो उसके खिलाफ़ में लगा है, आप उसको उस पर फेयर ट्रायल से चलें, और जो प्रोसेस आपको लॉ ने बताया है उसी से ही उसके मुताबिक आपने उस केस को लेकर चलना है। आर्टिकल 25 भी हमारे लॉ में इम्प्लीमेंट होता है। वो इस तरह होता है कि उसका आर्टिकल 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। तो इसमें इसमें 3 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 1 ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
इस मीन इक्वालिटी है कि कोई अमीर गरीब नहीं देखना, कुछ नहीं, सब पे एक ही लॉ इम्प्लीमेंट होगा और सबको उसी लॉ के मुताबिक उनकी प्रोटेक्शन भी होगी और वही लॉ के अकॉर्डिंग उनका केस डिसाइड होगा। सबसेक्शन 2 में है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। जी, यानी कि मेल है, फीमेल है, शीमेल है, जो भी है, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कि वो फीमेल है या वो मेल है। जो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट या जो भी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर है वही चलेगा, उसमें इररेलेवेंट है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आप कर सकते कि ये फ़ीमेल है तो इनको सज़ा नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। Nothing in this article shall, subsection 3 says, nothing in this article shall prevent state from making any special provisions for protection of women and children। इसमें मतलब कि ये एक उन्होंने पॉइंट नंबर 3 जो स्पेशल प्रोविज़न दी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए एक स्पेशल उन्होंने ये बता दिया है साथ में। जैसे सबसेक्शन 2 में है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वेदर वो वुमेन है या मेल है, जो भी सज़ा है वही इम्प्लीमेंट होगी दोनों पे। लेकिन सब सेक्शन 3 ये कहता है कि थोड़ा जो स्पेसिफिक लॉज हैं, कोई स्पेशल प्रोविज़न है जिस स्पेशल लॉ में स्पेशली पहले से कह दिया गया है कि वो जो वुमन है उसको कम सज़ा होगी या इतनी सज़ा होगी, तो देन सब सेक्शन 2 को नहीं देखा जाएगा, सेक्शन 3 के बारे में नोट किया जाएगा कि अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न लिखी गई है औरतों की प्रोटेक्शन के लिए और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो जो ये आर्टिकल जो है ये उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, या उन स्टेट को नहीं रोक सकता। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब ये आर्टिकल किसी भी मतलब ये आर्टिकल स्टेट्स को नहीं रोक सकता कोई भी ख़ास प्रोविज़न बनाने के लिए जो कि प्रोटेक्शन हो बच्चों की और लेडीज़ की। सो ये था सेक्शन, ये हमारा आर्टिकल जो हमने बताया मैंने आपको, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 25। ये आपको फिंगर टिप्स पे मतलब याद होना चाहिए क्योंकि आप इस आर्टिकल को हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं इन्हीं आर्टिकल को, आर्टिकल 4, 10A, 25, क्योंकि लॉ में सिर्फ यही मोस्टली जो है रेलेवेंट हैं, जिसमें इक्वालिटी भी आ जाती है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल भी आ जाता है और साथ में ये इस हमारे लॉ से के रेलिवेंट लॉ में आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लॉ के अकॉर्डिंग भी कुछ आर्टिकल्स हैं, तो ये हमारे रेलिवेंट आर्टिकल हैं जो हमारे केसेस में लग सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 1 का स्केड्यूल जो है वो भी क्वेश्चन के आंसर में आ सकता है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस सेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब इसमें एक आता है कि साथ में आपको जजमेंट भी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए। अगर आपको ऑब्वियसली पंजाब बार काउंसिल से जब आपको लाइसेंस मिलता है तो आपको जो पूरा एक समझ एक थद्दी में से मिलती है, काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं जिनमें जजमेंट्स होती हैं, पुराने सारे केसेस होते हैं, वो मोस्टली जो जूनियर लॉयर्स हैं वो पकड़ के बस सजा के रख देते हैं अपने घरों में। वो आपको इसलिए दी जाती हैं कि आपका भी स्टार्ट है, इनिशियल स्टार्ट है, आप इन केसेस को पढ़ें, इनको समझें, और क्योंकि यही आपको आइडिया देंगे कि ये केस क्या था और इस स्पेसिफिक जज ने, हाई कोर्ट के जज ने या सुप्रीम कोर्ट के जज ने कौन सी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इस बात का ये फ़ैसला किया। तो वो जो जजमेंट्स हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। जजमेंट से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर्स होते हैं। मैंने जितना भी ज़्यादा समझा है लॉ को इस तरह, वो ज़्यादातर मैंने जजमेंट्स पढ़ के समझा है। आपको जजमेंट ज़रूर रोज़ की बेशक आप एक जजमेंट पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें, ठीक है। अब इस पढ़ेंगे और जिसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो आपको लगता है कि आपके आगे मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है किसी भी केसेस में, आप उसको क्योंकि जजमेंट्स केस में अगर आप लिखते हैं तो वह एक अच्छा इफ़ेक्ट भी पड़ता है और ओबियसली उसको नोट भी किया जाता है, जज भी उसको देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो हों उनको आप नोट डाउन कर लें और अपनी एक अलग से एक जजमेंट्स की बुक बना लें, पढ़ें सब, लेकिन जो आपको लगती है रेलेवेंट कि जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो आप एक अलग बुक बना लें और उसमें स्पेसिफिक टॉपिक लिखें कि फैमिली मैटर्स है, ये उसकी रिलेटेड जजमेंट्स हैं, और वो आप नीचे जजमेंट्स लिखें और जो शॉर्ट में उनकी समरी होगी वो साथ में लिख दें ताकि आपको याद हो कि ये जजमेंट क्या कहती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि जजमेंट है मेरे पास एक 2003 YLR 82। इसमें इसका शॉर्ट समरी इसकी ये है कि फैमिली कोर्ट इंजॉयज़ इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 ऑफ CBC एंड एक्सक्लूसिव पावर टू हियर, डिसाइड एंड स्केड्यूल मैटर।
ठीक है। अब इसमें आपको पता लगे कि ये वाली जो जजमेंट है ये फैमिली कोर्ट का कोई भी केस आएगा उसमें ये लग सकती है कि फैमिली कोर्ट इंजॉयज इनहेरेंट पावर, जो उसको इनहेरेंट पावर दी गई है, एक्सक्लूसिव पावर दी गई हुई है अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC, कि वो उसको पावर है कि वो केस सुने, उसको डिसाइड करे अपने स्केजुअल मैटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जजमेंट आप समझ सकते हैं कि हर केस में ही लग सकती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगी, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा एक और है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ हियर टू हियर डिसाइड मैटर ऑन स्केड्यूल पार्ट 1 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट। ये भी सेम यही इसकी समरी है इसकी, लेकिन ये क्योंकि दो एक जैसी समरी होगी लेकिन जजमेंट दो हो गई। ये जजमेंट है 2003 YLR 141, एक थी 2003 YLR 82 जो मैंने आपको पहले बताई, और ये 2003 YLR 141। सो इस तरह आपका एक नोट्स बन सकता है जिसमें आप बता सकते हैं कि आपको इसकी रेलेवेंट टॉपिक के पे इसकी जजमेंट भी पता है, आपको इसके सेक्शंस भी पता है, आपको ये भी पता है इस पर आर्टिकल कौन सा लगता है, आपको ये भी पता है इसमें एक्ट कौन सा लगेगा, ऑर्डिनेंस कौन सा लगेगा, रूल्स कौन से आएंगे इस केस को करने के लिए। तो ऐसे अगर आप नोट्स बनाएंगे, और अभी आप मेरी जो वीडियो आपने अगर पूरी एंड तक सुनी होगी तो, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आप दोबारा सुने और इसे एक कॉपी पेंसिल लेके आप इसको नोट डाउन कर लें तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स है, और जब आप बना लेंगे नोट कर लेंगे तो आप दोबारा भी इसको बार बार पढ़ सकते हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और फिर आपने काम ये करना है कि आपने जो सेक्शन 5 जैसे मैंने बताया है आपने इसको खोलना है, आपने इसको पढ़ना भी है। ठीक है, तो इस तरह आपके लिए नोट्स बन सकते हैं और इस तरह आप समझ सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं डेली कुछ ना कुछ ज़रूर टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाऊं और शेयर करूं ताकि जूनियर लॉयर्स जो हैं वो समझें और आहिस्ता आहिस्ता उनको हर एक स्पेसिफ़िक सेक्शन या स्पेसिफ़िक लॉ या एक्ट के बारे में पता लगे कि कौन सा सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, जिससे रेलिवेंट केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं और जिससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सिविल जज के पेपर्स में। सो अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी नॉलेज जो मैंने आपको दिया समझ आई होगी। मेन मोटिव ये है कि आपको समझ आए लॉ, और इसलिए अगर आपको समझ आई है और आपको सही लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ कीप लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकन फॉर फर्दर असिस्टेंस एंड फॉर फर्दर वीडियोज़ which I will upload very soon on tomorrow on another topic of law. So keep watching and keep subscribing. Thank you so much.